हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। वेलकम बैक टू ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जिसका भी है, सब में सेम ही सिलेबस रहता है। ठीक है, अगर तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस है जी में तो ये आपके ही लिए। ठीक है, अब हमारा यूनिट 1 क्या है एक्चुअली, मैं ना यहाँ पे लिखा लिखा के पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पे कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है, क्योंकि जो जिस मैंने में नोट्स बने हुए थे कॉपी पे, तो मैं वही समझा रहा हूँ। ठीक है, और सब अच्छी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। और कोशिश करना समझने की भी, और नहीं कि भैया आपने कुछ लिखा नहीं है तो भाई हम तो समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ उनको अपनी कॉपी में लिखो, समझ रहे हो, कॉपी में लिखो उनको। कुछ कुछ चीज़ें वो लिखवा दूंगा। ठीक है, पहला आता है हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम तो पता ही होगा, कॉन्सेप्चुलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। इस यूनिट का नाम क्या है, कॉन्सेप्चुलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन। कहाँ गया इसका ये कर्सर। ओहो, कॉन्सेप्चुलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन आप लिखते भी जाना कॉपी में, यानी कि भैया के भरोसे, भैया जो लिखवाएंगे वही लिखेंगे। लेकिन हाँ, सबको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना अगर नहीं लिख रहे तो। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता क्या है, और आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। वैसे तो अलग अलग जो हमारे क्या कहते हैं हिस्टोरियंस हैं, अलग अलग स्कॉलर्स, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं ना ग्लोबलाइजेशन की। आपको स्टार्टिंग में लिखना है, क्या लिखना है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखवाऊंगा। वैसे आपको ये भी लिखना है आपको एग्ज़ाम में, चलो लिख ही देता हूँ। क्या एक बोलूँगा मैं आपके लिए, द ग्लोबलाइजेशन, द टर्म ग्लोबलाइजेशन हालांकि एक बज़वर्ड है। बज़वर्ड यानी इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, इसकी बहुत सी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं। ऑफ लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी डू नॉट हैव अ सर्टेन डेफिनेशन, डू नॉट हैव अ सर्टेन डेफिनेशन, डेफिनेशन। अब ये अभी लिखना है आपको, क्योंकि 18 मार्क्स में तो लिखना पड़ेगा ना, जगह भरनी भरनी है तो। स्कॉलर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, बहुत ईजी सब्जेक्ट है इसको ओवर बनाना। इंस्टीट्यूशंस हैव इंटरप्रेटेड एंड डिफाइंड ग्लोबलाइजेशन as per their own way of understanding it। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो, है ना। अंडरस्टैंडिंग इट, समझ में तो आ रही राइटिंग। अगर समझ में नहीं आ रही राइटिंग तो मैं मुंह से तो बोल ही रहा हूँ। खैर, अब आपको एक नाम आता है यहाँ पे जिसका कि नाम है क्या, जो कि है उनका नाम एंथोनी गिडन। याद रखना नाम एंथोनी गिडन, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है मेरे को बहुत ज़्यादा इजी लगी थी। अगर इसको 5 बार आप रीड करोगे अपने आप, खुद 5 बार रीड करोगे, 5 बार 5 बार रीड कर लोगे लगभग, तो आपको खुद याद हो जाएगी। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू एंथोनी गिडन, ऐसे बोलना अकॉर्डिंग टू एंथोनी गिडिंग, अकॉर्डिंग टू, फिर लिखना है क्योंकि उन्होंने इनकी बोली गई बात है तो इसको हम इसमें बंद करेंगे। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड है, मैं हर चीज़ नहीं लिखवाऊंगा, बस ये लिखवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मैं बोलूँगा उसको ध्यान सुनना और कॉपी लेके बैठो। यूँ मत सोचना कि भैया अब तो लिखवा रहे हैं, अब तो मैं भैया से पीडीएफ मांग लूँगा। डिफाइंड एज द इंटेंसिफिकेशन, बहुत इजी डेफिनेशन है, ध्यान रखना, बाकी आपको सब कहीं भी इतनी इजी डेफिनेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि ये जो स्कॉलर है ना थोड़े ठीक लगे मेरे को और इनकी डेफिनेशन भी इजी थी। इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसमें आप है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते वर्ड्स, क्योंकि इनकी बोली गई बात है तो आप नहीं चेंज कर सकते, जो है उसको रटना ही पड़ेगा आपको। सोशल रिलेशंस विच लिंक distant localities in such a way, that local happening are shaped by events occurring, बस यही लास्ट, ठीक है, occurring, डबल आ रहे हैं यहाँ पे, सो सॉरी, सब ही हट गया। occurring many miles away and vice versa, ठीक है, ये हो जाता हमारी डेफिनेशन पूरी इनकी। देखो कहीं भी इतना हार्ड वर्ड नहीं, इंटेंसिफिकेशन आप उसको याद कर सकते हो, वर्ड अब बस देखने में हार्ड लग रहा है बड़ा सा, लेकिन एक बड़ा वर्ड है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके आंसर पर, ठीक है। आपको क्या इसके अलावा क्या जानना है बताता हूँ मैं, एक सेकंड की। अब ग्लोबलाइजेशन के है ना कुछ डायमेंशंस भी होते हैं, ये कनेक्ट करती है क्या क्या का किस किस को, इट कनेक्ट्स, नहीं चलो इसको हमने इस स्कॉलर की जान ली डेफिनेशन एंटनी गिडन की। इसके अलावा आपको लिखना है ग्लोबलाइजेशन मीन्स, आपको समझाने के लिए, खुद को समझने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, स्पेलिंग लिख देता हूँ जो थोड़ा आपको समझ में नहीं आए, इंटरकनेक्टेडनेस, connectedness of the world, people, goods, ideas, and money now move easily from one country to another, ठीक है। ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स इकोनॉमीज, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वही वाली चीज़ है ना। एग्जाम्पल यूजिंग, एक एग्जाम्पल से आप समझो, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, यूजिंग फ़ोन मेड इन चाइना, मेड इन चाइना वाला मोबाइल, मेड इन चाइना वाला मोबाइल, मेड इन चाइना वाला मोबाइल आप देख रहे हो, मूवी देख रहे हो नेटफ्लिक्स की, अमेरिकन मूवी देख रहे हो नेटफ्लिक्स पर, ठीक है, इटालियन खाना खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो इंडिया में, यूज़ कर रहे हो मेड इन चाइना मोबाइल इंडिया में, अमेरिकन मूवी देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे इंडिया में, इसको ही बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस ग्लोबलाइजेशन न्यू, एक आता है एक टॉपिक, क्या ग्लोबलाइजेशन, क्या ये नया टॉपिक है क्या? इज ग्लोबलाइजेशन न्यू, क्या नया है? ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो नहीं, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट कम्प्लीटली न्यू।
ग्लोबलाइजेशन पूरी तरीके से नया नहीं है। इसकी कुछ हिस्ट्री रही है। हम ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन। क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं होता था? फिर सिल्क रूट नहीं था, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता था यूरोप के साथ? बताइए, अभी का नहीं है, पहले का ही है, पहले से ही चला आ रहा है। इसको बस टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता है, अपडेट होता गया है ना। जैसे कि व्हाट्सएप स्टार्टिंग में स्टेटस नहीं आते थे, उसमें सिर्फ उसमें बात कर सकते थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं जाते थे, सिर्फ हाई हेलो हो सकता था। लेकिन अब फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी जाने लग गए, स्टेटस भी आने लग गए, अब स्टेटस पे गाने भी आने लग गए, फिर कुछ टाइम बाद रील्स भी आने लग जाएंगी इस व्हाट्सअप पे। उनको और कुछ नाम से जानेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से जानते हैं, वैसे ही हम कुछ भी। जैसे कि ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली न्यू नहीं है। इसकी कुछ रूट्स हिस्ट्री में है, जैसे कि एंशियंट ट्रेड रूट्स, जैसे कि सिल्क रूट जो कि कनेक्ट करता है चाइना इंडिया को यूरोप के साथ। कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश, फ्रेंच, डच स्प्रेड देयर गुड्स एंड आइडियाज़ ग्लोबली। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में भी था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम भी था, यहाँ पे इम्प्रूव हुआ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेलवेज और टेलीग्राफ जैसी चीज़ें। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएसए ने लेट कैपिटलिज्म एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए चला रहा था कैपिटलिज्म कितनी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, ठीक है, और यूएसएसआर जो चला रहा था ये सोशलिज्म, कितनी कंट्री ने अडॉप्ट किया। इन दोनों का जो मिक्स प्रोडक्ट था, कितनी कंट्री ने अडॉप्ट किया। ठीक है, जैसे कि आईएमएफ, जैसे कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के बारे में आगे जानेंगे, बहुत शॉर्ट में जानेंगे, जैसे कि आपको समझ में आ सके, क्योंकि आपको बहुत टेंशन हो रही है कि भैया क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लो। जैसे कि आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे कुछ भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब 1990s के ऑनवर्ड, 1990s के बाद इंटरनेट, फ्री मार्केट एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ें आई। हम बात इसकी कर रहे हैं, ठीक है, जिसने कि ग्लोबलाइजेशन को स्पीडली इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ाने में बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करने में मदद करी। अब कुछ आते हैं अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। पहला आता है हमारा लिबरल। देखो, आते हैं एक तो हमारे डिबेट आता है, एक अप्रोचेस आते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो, पहला कहता है डिबेट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, पर्सपेक्टिव्स, अप्रोचेस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। सॉरी, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना भूल गया, बाकी मैंने सारा कुछ करा दिया। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल लेते हैं, फिर उसके आगे मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फॉर द सेम। सभी को पता है कि आप 5 क्वेश्चन करने होते हैं जी में, 18 मार्क्स ईच, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए? ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़ लेना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसकी डायमेंशन, इट्स डायमेंशन, कौन कौन सी डायमेंशंस, जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, और बहुत सी होती हैं, वो सब आप इसमें जोड़ सकते हो। लेकिन इसमें अगर तुम 3-4 ये कर देते हो तो काफ़ी इनफ है, ठीक है। अगर हो सकता है तो ज़्यादा ही करना। सेकंड आता है हमारा क्या, माइग्रेशन। माइग्रेशन तो भाई बहुत इजी टॉपिक है। माइग्रेशन, क्या रीजंस होते हैं इसके, क्या नहीं होते, पुल पुश फैक्टर वाला। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, आई थिंक मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग है ना प्लेलिस्ट चेक नहीं करते, सीधे कमेंट कर देते हो, सीधे तो फोड़ते हो मेरे पे। फिर ट्रेड्स ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट्स ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, ठीक है। इसके अलावा आता है क्या, डिबेट। अब देखो, डिबेट आता है एक, अब दिमाग में याद रखना, डिबेट आता है, डिबेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
एक आता है हमारा क्या, लेकिन ये सारे अलग अलग हैं, नहीं ये सेम क्वेश्चन में आएगा नहीं। अप्रोचेज आता है, एक आता है हमारा क्या, पर्सपेक्टिव्स आते हैं हमारे। ठीक है, तीन चीज़ आती हैं ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा आता है हमारा सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट बेसिकली सोशल मूवमेंट नहीं, ग्लोबल सोशल मूवमेंट, ग्लोबल सोशल मूवमेंट। इसके अलावा आता है हमारा क्या, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको खुद कर लेने चाहिए, मतलब बहुत ईजी है क्वेश्चन। पूरे सिलेबस में से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन छांट के निकाले आप लोगों के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी जो मेन चीज़ थी, अप्रोचेज टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो पहला आता है हमारा लिबरल व्यू, लिबरल। ठीक है, दूसरा आता है हमारा क्या, मार्क्सिस्ट। तीसरा क्या आता है हमारा, पोस्ट कॉलोनियल व्यू। आपको ये लिखना है अप्रोचेज आए तो, कॉलोनियल व्यू। नेक्स्ट क्या था हमारा, फेमिनिस्ट व्यू। एक सेकंड, मैं ना कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा मेरे को। एक आई थिंक रेडिकल भी होता है, रेडिकल। अब रेडिकल वाला मैंने कहाँ लिखा था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। एनीवेज, लिबरल में क्या होता है, लिबरल बताते हैं ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग, लिबरल मतलब कि अच्छी चीज़ ही बताते हैं, पॉजिटिव चीज़ ही बताते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, पॉजिटिव व्यू होता है। ठीक है, लिबरल, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव व्यू। एक सेकेंड रुकिए, ये पॉजिटिव व्यू होता है, पॉजिटिव व्यू। ये क्रिटिकल व्यू होता है, क्रिटिकल व्यू। और ये तो बाकी आपको सब समझ में आ रहा है कौन कौन से व्यूज़ हैं, ये ना। तो लिबरल व्यू में क्या बताया गया है, इसमें पॉजिटिव चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कि बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ही हमें बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं, और ये मदद करता है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल कोऑपरेशन में और पीस में, ग्लोबल पीस में, है ना। जैसे कि अगर कंट्री ट्रेड करें एक दूसरे से तो उनके बीच में वार होने के चांसेस बहुत कम है। अगर ट्रेड नहीं करे तो भाई युद्ध हो सकता है। मार्क्सिस्ट एंड क्रिटिकल व्यू, मार्क्सिस्ट एंड क्रिटिकल व्यू क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को पहले तो ये निंदा करते हैं उसकी। बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन अ वे फॉर रिच कंट्री टू डोमिनेट द पुअर। ऐसे ऐसी चीज़ होती है ग्लोबलाइजेशन जिसमें कि जो रिच कंट्रीज होते हैं वो पुअर को डोमिनेट करती हैं। इंक्रीज, जैसे कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ जाती है, एक्सप्लॉयटेशन लेबर का करती हैं कौन, डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत ज़्यादा लेबर्स का, और कौन करता है, डेवलप्ड कंट्री करती हैं। वेस्टर्न कंपनीज सेटिंग अप चीफ फैक्ट्रीज इन एशियन कंट्रीज। ठीक है, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, ये सब कुछ करवाते नहीं करवाती हैं, जैसे कि इंडिया के लोगों से। जिस एग्जांपल के तौर पे देखो, समझो, पोस्ट कॉलोनियल व्यूज़, ये जो ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू द कल्चर डोमिनेशन ऑफ द वेस्ट। देखो पोस्ट कॉलोनियल व्यू क्या है, कॉलोनियल क्या था यहाँ, कॉलोनियलाइजेशन क्या था, जब हमारा जो इंडिया था, जब वेस्ट के लोगों ने कॉलोनाइज कर रखा था, यानी उसके कब्जे में कर रखा था। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन ने इसको अभी तक कंटिन्यू रखा है। ऐसा नहीं कि हम कॉलोनाइजेशन नहीं, अभी कॉलोनाइज्ड नहीं है, हम अभी भी हैं। हम जो कल्चर डोमिनेशन है, जो ग्लोबलाइजेशन उसको कंटिन्यू कर रहा है हमारे ऊपर अभी भी। ठीक है, वेस्ट का डोमिनेशन, ठीक है, कल्चर डोमिनेशन। जीन्स पहनते हैं, जीन्स कहाँ की, इंडिया के नहीं, आप कॉलोनाइज्ड हैं, आप जियान हैं। ठीक है, जियान हैं आप। प्रमोट वेस्टर्न लाइफस्टाइल ब्रांड्स एंड वैल्यूज़, वेस्टर्न मतलब कि वहाँ की देखते हैं, और वेस्ट की अगर अच्छी चीज़, लॉरेल पेरिस अच्छा लग गया भाई, वही शैम्पू अच्छा है, वही अच्छा है, वही अच्छा है, अब वही चाहिए। अब इंडिया में वैसे और से भी 50 गुना अच्छा बन रहा हो, नहीं वो नहीं अच्छा लगेगा। डेस्ट्रॉय लोकल आइडेंटिटीज एंड ट्रेडिशन, हाँ भाई, जो जैसे बताया इंडिया में अच्छा लगेगा, जैसे कि इंडिया में खादी है, खादी कपड़े अगर उसका यूज़ करोगे तो वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो चुभेंगे आपके। आपको कॉटन ही चाहिए जो कि बाहर से बन के आएगा, बाहर वाला चाहिए, अंदर वाला नहीं चाहिए।
ठीक है। फेमिनिस्ट व्यू आता है जिसमें कि बताया वीमेन को यहाँ पे अलग ही इफेक्ट, वीमेन सेक्शन को अलग ही इफेक्ट हुआ, इन पे इफेक्ट पड़े इन पे ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है। ऑफर सम जॉब बट इंक्रीज एक्सप्लोइटेशन, यहाँ पे वीमेंस का एक्सप्लोइटेशन भी दिखा गया, जैसे कि गारमेंट फैक्ट्रीज में लगी रहती हैं वीमेंस, है ना। ऑफन इग्नोर वुमेंस रोल इन डेवलपमेंट, और अक्सर ये डेवलपमेंट में वुमेंस का रोल इग्नोर कर देते हैं। अभी कहा था हमारा क्या, ये तो क्वेश्चन है। डिबेट ऑन या डिबेट ग्लोबलाइजेशन, डिबेट ऐसे भी आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन डिबेट, गुड और बैड। पहले कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है, जैसे आर्ग्यूमेंट इन फेवर, देखो ब्रेन अलग हो गया, वाइज अलग हो गया, इन अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, ठीक है, ये अगेंस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना और फिर लिखना। पहले मैं इसका बताता हूँ, फिर इसका बताता हूँ, या फिर दोनों का साथ साथ बताता हूँ। चलो मैं पॉइंट बनाता जाऊँगा, ठीक है। ये बोलता है ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये कहता है ये जो ग्लोबलाइजेशन है अच्छा है, टेक्नोलॉजी लाता है और इनोवेशन लाता है। जबकि ये क्या बोलता है, अगेंस्ट वाला बोलता है कि इससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है। और ये क्या बोलता है हमारा, ये वाला जो फेवर वाला बोलता है, ये कल्चर्स को कनेक्ट करता है कल्चर्स को। जबकि ये क्या बोलता है, डेस्ट्रॉय लोकल ट्रेडिशन, डेस्ट्रॉय लोकल ट्रेडिशन या फिर लोकल आइडेंटिटी। हमारा क्या बोलता है, ये इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जबकि ये बोलता है क्या, अगेंस्ट वाला, एक्सप्लॉइट वर्कर्स इन पुअर कंट्रीज, एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सप्लॉइट होते हैं वर्कर्स पुअर कंट्रीज़ में। इनक्रेज ग्लोबल कॉरपोरेशन, ये ग्लोबल कॉरपोरेशन को इनक्रेज करता है। जबकि ये पुअर कंट्रीज़ को डिपेंडेंट बनाता है रिच कंट्रीज़ पे, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशंस को, वो कौन कौन से हैं इंस्टीट्यूशंस जो सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। क्या हो रहा है ये, इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन, वो कौन कौन से हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, और बताओ कौन सा होता है, WTO। ये देता है, देखो इन तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। ये देखो, ये तो आपको पता है ट्रेड के लिए काम करता है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक है, वो किस लिए काम करता है, डेवलपमेंट के लिए लोन देता है ये। और ये क्या देता है, जब कंट्री में तंगी आ जाती है, बहुत दिक्कत होती हैं, तो ये IMF लोन देता है, जब मुश्किल के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करता है, ठीक है। क्राइसिस की स्पेलिंग क्या हो गई पता नहीं, क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करता है ये वाला। और डेवलपमेंट ही कभी कभी पता है, ये IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO के बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट यूनिट 2। ग्लोबलाइजेशन है यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट। व्हाट इज यूरोसेंट्रिक मीन, यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, यूरोसेंट्रिक आपको स्पेलिंग ही पता होगी, पहले तो आपने सिलेबस नहीं देखा होगा ना। यूरो सेंट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है, यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है बेसिकली। पहले यूरोसेंट्रिक मीन्स फोकसिंग टू मच ऑन यूरोपियन एंड वेस्टर्न आइडियाज, हिस्ट्री, कल्चर्स एंड वैल्यूज। इट इग्नोर्स और अंडर वैल्यूज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ये क्या क्या इग्नोर करता है, कंट्रीब्यूशन, पर्सपेक्टिव और प्रॉब्लम ऑफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे जगहों की, रीजन्स की। इसके अलावा इस ग्लोबलाइजेशन इज़ अ यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट। अगर आता है क्वेश्चन कि ग्लोबलाइजेशन यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट है, तो आपको बोलना है हाँ है, क्योंकि मैनी स्कॉलर्स बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड करता है वेस्टर्न वैल्यूज़, वेस्टर्न कल्चर, कैपिटलिज्म और कंज्यूमर कल्चर। जैसे कि इंग्लिश आज के टाइम पे मोस्ट यूज्ड ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। वेस्टर्न फैशन, फास्ट फूड, मैकडी, KFC एंड हॉलीडेज जैसे कि वैलेंटाइन डे आर बिकमिंग ग्लोबल,
ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो अमेरिका की, जैसे कि गूगल, एप्पल और फेसबुक। क्वेश्चन ऑफ द पोस्ट कॉलोनियलिटी एक टॉपिक आता है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ जो आपको समझना चाहिए, मैं आपको पूरी यूनिट समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत शॉर्ट में। पोस्ट कॉलोनलिज्म इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ फॉर्मर कॉलोनीज, जैसे कि फॉर्मर कॉलोनीज यानी जो कभी ज़िंदगी में कॉलोनी रही होगी किसी की भी, जैसे इंडिया, नाइजीरिया, जैसे नाइजीरिया नाइजीरिया जो होता है, आर स्टिल अफेक्टेड बाय कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी अफेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम फ्री हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आज के टाइम पे भी ग्लोबल रूल्स और कल्चर जो कि वेस्ट बनाता है वो यहाँ पर चलते हैं, दिखते हैं। कुछ वहाँ पर डोमिनेशन है उनका भी, अभी भी कल्चरल डोमिनेशन बोल सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं डोमिनेट करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी चीज़ों पे। जो आइडिया है ऑफ प्रोग्रेस, मॉडर्निटी एंड सक्सेस डिफाइंड इन वेस्टर्न टर्म्स, वेस्टर्न टर्म्स में ही बताया जाता है। एशिया में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, नहीं वो नहीं जो, लेकिन यूरोप में हो रहा है वही होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर्मल कॉलोनीज फॉलोज वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। एजुकेशन इन इंडिया अफ्रीका स्टिल फॉलो यूरोपियन मॉडल्स। मेकिंग सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर पीपल एट द मार्जिन्स। अब हु आर द पीपल एट द मार्जिन, जो गरीब पीपल होते हैं, वुमेन, ट्राइबल, रूरल कम्युनिटी, इंडिजिनियस ग्रुप, दलित एंड माइनॉरिटी इन मैनी सोसाइटीज़। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनको बेनिफिट नहीं मिलते ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा, और उनकी जो जॉब और कल्चर इनका डिसअपेयर हो रहा है। दे ऑफन लैक एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मार्केट्स एंड एजुकेशन। बिग कंपनीज बाय देयर लैंड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ईएस में आपने पढ़ा होगा, फिर पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, फिर अभी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज आती हैं वो ख़रीद लेती हैं जंगल को, उस पर ऑक्शन करती हैं, क्या नीलामी लगाते हैं जो गवर्नमेंट वगैरह, तो उसको बेच देते हैं, वो लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेस कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, रिसेटलमेंट करते हैं उनका। रेजिस्टेंस टू यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, ऐसा नहीं कि हाँ यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन मान रहे हैं सारे लोग, नहीं, कुछ लोग उसको रेसिस्ट भी करते हैं, नहीं तुम्हारी ऐसा नहीं होगा। लोग प्रमोट करते हैं क्या? लोग प्रमोट करते हैं लोकल कल्चर, लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी बोलकर, सोशल मीडिया यूज़ करके, हिंदी में बोलकर, जैसे कि बहुत सेलिब्रिटीज होते हैं मोस्ट ऑफ पीपल होते आती हिंदी, उनको इंग्लिश भी आती है, लेकिन सोचते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो माय गॉड हम बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाने लगा तो भाई बहुत से लोग समझ जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम अपने कल्चर लैंग्वेज को? हिंदी बोलकर, सोशल मीडिया पे यूज़ करके, हिंदी जैसे कि इंग्लिश में लिखते हैं हम, इंग्लिश में, वैसे कि इंग्लिश ना करके इंग्लिश में, हिंदी में यूज़ करके, है ना। मूवमेंट्स जैसे कि मेक इन इंडिया, लोकल फूड मूवमेंट, इंडिजिनियस राइट प्रोटेस्ट करके हम जैसे कर सकते हैं यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन को। एफर्ट जो क्रिएट करते हैं मल्टीपोलर ग्लोबल पावर, जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि ब्राज़ील, जो कि ब्रिक्स कंट्री, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 क्या बोलता है? अच्छा हमारे यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 क्या बोलता है फटाफट से आपको बता दूं। पता है मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, आप लोगों को मैं फिर भी बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन भी नहीं हो रहा बताने का, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं कि भैया क्या बोल रहे हो आप। क्योंकि अगर मेरे होता मेरे पे टाइम, क्योंकि पता है वो टाइम हो जाता है तो बहुत पढ़ पढ़ के बोर हो गया था, थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स करना है। नेक्स्ट आता हमारा क्या? सॉवरेनिटी, सॉवरेन स्टेट एंड ग्लोबलाइज्ड, सॉरी इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। देखो मैं आपको सिर्फ एक स्टेप लेने में हेल्प कर रहा हूँ, जिससे कि आप फर्स्ट स्टेप ले सके, और जो सेकंड स्टेप आप थर्ड जो फोर्थ फिर लोगे तो आप आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आता, जब तक हमें एक बेस क्लियर ना हो, मैं आपको बेस क्लियर कर रहा हूँ, फिर आगे आप अपना घर खुद बना सकते हो। ठीक है, व्हाट इज़ सॉवरेन स्टेट? बहुत सिंपल डेफिनेशन इसके समझें तो क्या होता है सॉवरेन स्टेट? सॉवरेन स्टेट मीन्स अ कंट्री, ध्यान से सुनना, ध्यान से लिख लो, कान लगा के सुनना, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। अ सॉवरेन स्टेट means a country that has full control over its land, people, laws, and decisions without interference from outside power. सॉवरेन स्टेट क्या होता है? जैसे भैया अब मेरा घर है, उसमें मेरा रूल चलेगा, ना कि तुम कोई बाहर से आके कोई मेरे से कहेगा कि यहाँ से तू मेरा काम करिए, नहीं, ये नहीं चलेगा। जो मेरा घर है उसमें मेरा रूल चलेगा, आपका घर है उसमें आपका रूल चलेगा। मैं वहाँ पे कुछ नहीं आपको डांट सकता, या फिर आपको यूँ नहीं कह सकता मेरा काम कर वो कर। ठीक है,
वो आउटसाइड पावर नहीं चलेगी, समझ गए ना। सॉवरेन स्टेट क्या होता है, मेरा घर, मेरा लोग, मेरे लॉस, मेरे डिसीजंस, मेरी ज़मीन, ठीक है, समझ गए। बाहर से मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ये होता है। इट कैन मेक लॉज प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर, लेकिन घर की बात नहीं हो रही है हमारी, वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड यानी इंडिया कंट्री, इंडिया स्टेट है इन द परस्पेक्टिव ऑफ वर्ल्ड, समझ रहे हो। अब बिल्ड इट्स इकोनॉमी इंडिपेंडेंटली। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। ग्लोबलाइजेशन चैलेंज करता है फुल इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज इन सेवरल वेज, जैसे कि इकोनॉमिक प्रेशर्स डाल के। अब कैसे ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करता है स्टेट की सॉवरेनिटी को। ग्लोबलाइजेशन चैलेंज करता है फुल इंडिपेंडेंस, वो कहता है कि भाई फुल इंडिपेंडेंस नहीं होने देंगे हम किसी कंट्री को, पूरी को, किसी कंट्री को पूरी तरीके से आज़ाद नहीं रहने देंगे। जैसे कि इकोनॉमिक प्रेशर बना देंगे, जैसे कि बिग ग्लोबल कंपनीज होती हैं वो अफेक्ट करती हैं लोकल इकोनॉमीज़ को। डिसीजंस और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ इम्पैक्ट करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को, जैसे कि इंडिया हैड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन 1991 ड्यू टू आईएमएफ प्रेशर। 1991 में इंडिया पे प्रेशर डाला गया लिबरलाइज करने के लिए एक उसकी इकोनॉमी, फिर उसको करनी पड़ी, ठीक है। ये भी हमारा इकोनॉमिक प्रेशर माना जाता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखें तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और पावरफुल इकोनॉमीज इन्फ्लुएंस करती हैं नेशनल पॉलिसीज़ को, जिसके यूएन का रिसोल्यूशन होगा, यूएस फॉरेन पॉलिसी होगी, उसको अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा, छोटे छोटे जो नेशंस होंगे उनको, ठीक है। ग्लोबल कल्चरल नेशंस क्या होता है, एसी चला के दो। क्या होता है वो कल्चर चेंजेस, यानी जो ग्लोबल मीडिया है वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस करे, उसको रैपिडली बढ़ा रही है, स्प्रेड कर रही है, जबकि लोकल ट्रेडिशन और बिलीफ को कम कर रही है। वेस्टर्न कल्चर को बढ़ा रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस लोकल ट्रेडिशंस एंड बिलीफ। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि ट्विटर, एक्स, मेटा, फेसबुक, गूगल आर नॉट कंट्रोल बाय इंडिविजुअल स्टेट बट अफेक्ट पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। क्या स्टेट आज भी मैटर करता है, डज द स्टेट स्टिल मैटर। यस, द स्टेट इज स्टिल इम्पोर्टेंट बट इट्स रोल इज चेंजिंग। पहला क्या रोल था, इसमें हम पहले बता दें क्या क्या रोल था। पहले ट्रेडिशनल रोल जानेंगे, ट्रेडिशनल रोल, फिर न्यू रोल इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, समझ रहे हो, सुन रहे हो ना, ध्यान कान लगा के सुनना, क्योंकि मैं पूरी पूरी वर्ड्स नहीं लिख रहा। इसका पहले क्या रहता था, कंट्रोल इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी, मैनेजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, प्रोटेक्टिंग कल्चर, इसका काम रहता है कल्चर को प्रोटेक्ट करना, सॉरी। जबकि इसका क्या काम रहता है, न्यू इस वाले का, बैलेंसिंग ग्लोबल एंड लोकल कल्चर, ठीक है। इसका क्या काम रहता है, अब पहले क्या रहता था, कंट्रोलिंग मीडिया इन्फॉर्मेशन, मीडिया का इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करना, जबकि अब इसका क्या आता है, फ्री फ्लो ऑफ हैंडलिंग, फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। अब इसके वापस आया, फुल पॉलिसी कंट्रोल हुआ करता था इसके पास अब, लेकिन शेयरिंग पावर विद इंटरनेशनल बॉडीज़, ठीक है। फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, हम कैसे स्टेट से मार्केट की तरफ शिफ्ट हुए, स्टेट से मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गए हम। पहला हमारा जो कंट्रोल था स्टेट के पास अब, लेकिन अब मार्केट के पास पहुँच गए। जैसे कि अर्लियर द स्टेट यूज टू कंट्रोल द इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया बिफोर 1991 लाइसेंस राज वाला। नाउ मार्केट एंड प्राइवेट कंपनीज प्ले अ बिगर रोल, दिस शिफ्ट इज़ कॉल्ड न्यू लिबरलिज्म। ये जो शिफ्ट है मार्केट टू मार्केट, और जो मतलब कि जो शिफ्ट हुआ है कहाँ से, स्टेट से मार्केट की तरफ, यानी मार्केट एंड प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ, ये इन्होंने अपना रोल प्ले किया है, इसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। इसको भी अपने आंसर में मेंशन करना, जहाँ पे आपको लगे, आप कहीं से भी रीडिंग करोगे, जहाँ से भी करोगे तो देखना कि बहुत सी जगह वाला आंसर में वर्ड्स मिलेंगे वाला। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड और लेस गवर्नमेंट कंट्रोल। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में ड्यू टू बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया टूक अ लोन फ्रॉम द आईएमएफ, ठीक। तो आईएमएफ की कंडीशन क्या थी कि भाई तुम्हें अपनी इकोनॉमी रिड्यूस ओपन करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, सब्सिडीज़ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना पड़ेगा। इसने इंडिया की सोवरेनिटी को रिड्यूस किया, इकोनॉमिक सोवरेनिटी को रिड्यूस कर दिया। ईयू कंट्रीज़ जैसे कि यूरोपियन यूनियन मेंबर्स होते हैं, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, कांट
fully control their currency, euro, border और trade laws. They have shared their sovereignty with EU. जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं EU के मेंबर, वो अपनी खुद कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि उनको अपनी पावर शेयर करनी होती है यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। अब इसकी हम आज समरी देखें। समरी हमने अभी में क्या पढ़ा, तो वो यूनिट 3 की समरी ऑफ 3 यूनिट 3, सिर्फ यूनिट 3 ओनली। ग्लोबलाइजेशन इज रिड्यूसिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। एब्सोल्यूट कंट्रोल हटा रहा है, ठीक है, कम कर रहा है। न्यू एक्टर्स जैसे कि MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल NGOs और इंटरनेशनल बॉडीज शेयर करते हैं पावर, बट द स्टेट स्टिल प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेशन, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। जो हमारा यूनिट 4 है वो है हमारा क्या, रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 4 पे आगे रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस। मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और उनके डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेड की बात कर रहे हो वहाँ पे, बल्कि इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, हेल्थ डायमेंशन, ठीक है। कौन कौन सी होती है? इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चर, इन्वायरमेंटल, हेल्थ। इसमें क्या आता है? फ्री ट्रेड, ग्लोबल मार्केट्स, MNCs, इसमें आता है हमारा MNCs, कैपिटल फ्लो वगैरह चीज़ें। इसमें आता है हमारा क्या, पॉलिटिकल में इंटरनेशनल लॉज, ग्लोबल गवर्नेंस, रोल ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि टेक्नोलॉजिकल में आता है हमारा इंटरनेट, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, है ना, ग्लोबल कनेक्टिविटी। कल्चर में आता है हमारा क्या, स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कल्चर, म्यूज़िक, फैशन, फूड, वैल्यूज़। इन्वायरमेंट में आता है क्लाइमेट चेंज जैसे पॉलिसीज़ को बनाना, इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को बनाना, पेरिस एग्रीमेंट जैसे एक एग्जांपल हो जाता है। इसका देखें ग्लोबल रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक, जिसके इसमें देखें WHO का रोल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि पेंडेमिक में इन्होंने लड़ने में मदद करी थी। अब की रोल्स ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली की ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। पहला आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये लोन वर्ल्ड बैंक है, ये देता है लोन एंड ग्रांट्स, ठीक है। किनको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो डेवलप कर रही हैं अभी, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ को, ठीक है। क्यों देता है? जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकें, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसी चीज़ों का, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ जैसी चीज़ों को बना सकें, ठीक है। एग्जांपल फंडिंग रूरल रोड्स, सैनिटेशन, स्कूलिंग इन इंडिया। क्रिटिक्स से प्रमोट वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल्स में इंक्रीज डेप्थ। ये अपना जो कर्जा बढ़ा देंगे, कह देंगे भाई इतना है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दूसरा रहता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मैं देखो बता रहा हूँ दोबारा से, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा मैं। ये मदद करता है कंट्रीज़ को इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे। दोनों में डिफरेंस जान देना। ये इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे मदद करता है, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे ये कंट्रीज़ को मदद करता है, ये लोन देता है विद लोन्स। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है? ये डेवलपमेंट के लिए देता है, ठीक है।
कंडीशन कट सब्सिडीज़ की कुछ कंडीशन होती है आईएमएफ की, आपको सब्सिडीज़ कम करनी पड़ेगी, रिड्यूस करना पड़ेगा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, मार्केट को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि 1991 में इंडिया ने अपनी आईएमएफ के प्रेशर के चलते अपनी जो इकोनॉमी की थी उसको लिबरलाइज कर दिया गया था, है ना। ये क्रिटिक बोलता है इसका कि ये हर्ट करता है, पुअर को पुश करता है, बहुत गलत चीज़ है, मतलब फोस्टर करता है, गलत गलत चीज़ है। WTO ये रूल को सेट करता है फॉर द ग्लोबल ट्रेड, वर्क टू रिड्यूस WTO वर्क टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स, प्रोटेक्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट। क्रिटिक बोलते हैं फेवर करता है रिच कंट्रीज़ को, रिच एमएनसीज़ को, हार्म करता है पुअर कंट्रीज़ को और लोकल इंडस्ट्रीज़ को पुअर नेशन में, ना। G20 आता है, इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड आता है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड उसके एग्जांपल बताते हैं। WHO क्या बोलता है भैया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज़ बनाता है, कोऑर्डिनेट करता है इसके साथ। और जैसे कि कोविड-19 के साथ जब तो आप WHO के उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक बार हम जाने अच्छे से ग्लोबलाइजेशन, हाउ इंस्टीट्यूशन शेप ग्लोबलाइजेशन। IMF देता है लोन एंड कंडीशन, IMF कहता है कुछ लोन और कंडीशंस टू लिबरलाइज इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन देता है। WTO प्रमोट ग्लोबल फ्री ट्रेड, WHO ग्लोबल हेल्थ एंड पेंडेमिक रिस्पॉन्सेज, G20 इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अमंग टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा हमारा जो यूनिट 5 है, रिस्पॉन्सिव एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, यूनिट 5। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ उससे इनफ होना चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज में आ गए हो, बच्चे नहीं हो, बहुत प्ले वे क्लास के। रिस्पॉन्सेज एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। वाई डू पीपल रेजिस्ट ग्लोबलाइजेशन, क्यों इसके अगेंस्ट जाते हैं? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के हालांकि कुछ बेनिफिट्स हैं, मैनी ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज सफ़र। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनिफिट्स, इसके कुछ सफ़र भी हैं जो बहुत सी कम्युनिटीज़ और ग्रुप को सफ़र करने होते हैं। इम्पैक्ट भी हैं जो कि कुछ कम्युनिटीज़ को सफ़र करने होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंजस्टिस होती है, स्मॉल फार्मर्स और जो बिजनेस होते हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं बड़ी बड़ी MNCs होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ। कल्चर इन्वेजन होता है, लोकल ट्रेडिशंस और लैंग्वेज को फेड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस रहता है। जॉब इनसिक्योरिटी देखी गई है, ग्लोबलाइजेशन लेड टू आउटसोर्सिंग, लो वेजेस एंड फ्यूअर सिक्योर जॉब्स। इन्वायरमेंटल हार्म होता है इससे, बे कॉर्पोरेशन एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूट वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट। पॉलिटिकल लॉस देखा गया है यहाँ पे, और पॉलिटिकल लॉस ऑफ कंट्रोल, नेशनल गवर्नमेंट लॉस पावर टू द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ग्रास रूट लेवल रेजिस्टेंस, लोकल कम्युनिटीज़ प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था डैम प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जो कि डिस्प्लेस करा था पीपल को वहाँ के। प्रोटेस्ट अगेंस्ट बाय द ट्राइबल्स अगेंस्ट माइनिंग इन ओडिशा एंड झारखंड। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल नेटवर्क डेट क्वेश्चन द अनफेयर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए वर्ल्ड सोशल फोरम WSF, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू रेज अल्टरनेटिव वॉइसेस अगेंस्ट ग्लोबल कैपिटलिज्म। प्रोटेस्ट ड्यूरिंग WTO, IMF एंड G20 समिट्स। कैंपेन्स फॉर फ्री ट्रेड, फेयर ट्रेड, लेबर राइट्स और क्लाइमेट जस्टिस जैसी चीज़ों के साथ करते हैं। रेजिस्टेंस बाय नेशन स्टेट्स, कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी इकोनॉमी और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि इंडिया ने रेजिस्ट किया है WTO के फार्म लॉज को, चाइना इंटरनेट सेंसरशिप, द ग्रेट फायरवॉल, मेक इन इंडिया कैंपेन टू रिड्यूस फॉरेन इंडिपेंडेंस, ठीक है। अभी के टाइम पे, अभी आज के टाइम पे देखोगे लाइक जून के टाइम पे तो इंडिया और अमेरिका में थोड़ा सा ट्रेड वार की चांसेस हैं, वैसे हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। कल्चर रेजिस्टेंस, लोकल ट्रेड वगैरह, लोकल आर्ट, सॉरी लोकल ट्रेड नहीं, लोकल आर्ट, लोकल फूड, लोकल लैंग्वेज, लोकल फेस्टिवल प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी आइडेंटिटी को, ठीक है। ओके, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, कोई लोग बोलने लग जाएंगे तो हाँ ये भी डिसमिस हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे रीजनल लैंग्वेज, जैसे तमिलनाडु भोजपुरी बोलना है सोशल मीडिया पे, सपोर्ट करें लोकल ब्रांड्स को ओवर एम्बेंसीज। पर लोग आजकल कल्चर के पीछे नहीं पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत सीधी बात है। आर दीज रेजिस्टेंस सक्सेसफुल, क्या रेजिस्टेंस सक्सेसफुल हुए, सक्सेसेस भी हुए, कोई चैलेंज भी फेस करने पड़े। चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े, जो पावरफुल कॉर्पोरेशंस थे और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन थे वो स्टिल डोमिनेट कर रहे हैं आज भी।
और रेजिस्टेंस कम देखा गया, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ इसका। गवर्नमेंट समटाइम क्रैक डाउन ऑन प्रोटेस्ट मूवमेंट, इसके कुछ सक्सेस ये भी हुए हैं कि प्रमोट पॉलिसीज़ फॉर लोकल एम्पावरमेंट, क्रिएट करता है ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ऐसी चीज़ें हैं ना। केस स्टडीज़ अगर हम देखें थोड़ा बहुत, अगर चाहते हो जानना तो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन देख लेना, WTO फार्म प्रोटेस्ट देख लेना, जो भी बता दिया है, मेक इन इंडिया वर्ल्ड सोशल फोरम, ऐसी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। और कुछ आपको जानना है माइग्रेशन वाला चीज़, मुझे नहीं लगता कि वो समझाने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, एक सेकंड को, वो नोट्स में को ढूंढ लेता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये बताओ माइग्रेशन कोई भी क्यों करता है, बताइए। अच्छा सुनो, एक कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे कि हमारे ग्लोबल सिविल मूवमेंट रह गया, ग्लोबल सिविल मूवमेंट है ना, ग्लोबल सोशल मूवमेंट, सॉरी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी रह गया, उसको मैं बहुत शॉर्ट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम केवल जान रहे हैं ग्लोबल सिविल सोसाइटी। इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर प्रॉब्लम अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, ग्लोबल सिविल सोसाइटी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड पावर। ये वॉइसलेस को वॉइस देता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, जस्टिस को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को, इवन दो हालांकि इनको बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं ऑब्स्टिकल्स, ग्लोबल सिविल सोसाइटी कंटिन्यू कर रहा है, ग्रो करना, स्ट्रॉन्गर बढ़ रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, global awareness and international cooperation. It is powerful force that proves that ordinary people, when united, can bring extraordinary change to the world. जो ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू टू शेप अवर वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन आज भी शेप कर अपने वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। द रोल ऑफ ग्लोबल सोसाइटी विल नॉट बिकम मोर इम्पोर्टेंट, विल सॉरी द रोल ऑफ global civil society will only become more important, not just in responding to the crisis, but in the building of more just peaceful and sustainable future for the all. ये आपको मैं जो टेक्स्ट है वो आपको भेज दूंगा मैं आपके पास, अगर आप मेरे को मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज करना तो वो भेज दूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो क्या आपको देखने के लिए मिलता है, IMF 1944 में बना था, वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था, WTO 1995 में बना था, ठीक है। अब माइग्रेशन वाली चीज़ थी, माइग्रेशन, एक सेकेंड, माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं ना, इतना तो पता है ना। माइग्रेशन करते क्यों हैं, कोई मतलब होगा ना, कोई मतलब ऐसा कुछ भाई काम करने का, या फिर ऐसे ही है भाई उठ दिए और चल दिए। अरे हाँ, एक चीज़ बताना, ओ शिट, इतना इंपॉर्टेंट कैसे बताना भूल गया मैं। जो ग्लोबल की मेन डिबेट होती है, मेन डिबेट होती है, वो होती है हमारी ग्लोबलिस्ट, स्केप्टिक्स और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट्स। ये बेसिकली मैंने अपने टेलीग्राम पे समझा रखा है, इसको समझने की कोशिश करना वहाँ से, लेकिन आपको इसका टेक्स्ट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन आपको जानना है ग्लोबलिस्ट क्या होता है, स्केप्टिक्स क्या होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट क्या होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ग्लोबलिस्ट होते हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, स्केप्टिक्स वो होते हैं जो कि क्रिटिक करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, और ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट वो होते हैं जो कि कहते हैं हाँ चलो ठीक है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, बुरा है लेकिन इतना बुरा भी नहीं, अच्छा है इतना भी अच्छा नहीं है। इनका बैलेंस व्यू रहता है ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट का, ठीक है। ये बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्म तो क्या है, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। और रही बात हमारी किस पे थे, माइग्रेशन पे, क्योंकि बहुत सी PDF हो जाती है मेरे पास, तो एक सेकंड रुकिए, माइग्रेशन, ओहो स्किप कर देना टाइम। और कोई टॉपिक तो नहीं रहेगा आप भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए इतना भाई तंग कर रहे हो मेरे को बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि भाई हर जगह अवेलेबल है, हर एक जगह अवेलेबल है। अगर उसको थोड़ा सर्च नहीं करना चाह रहे तो आप कह रहे हो कि भैया आप मेरे हमारे हाथ में ला के दो सब कुछ, तो ऐसे तो इम्पॉसिबल है कि आपके हाथ, आपके हर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं मिल सकती है, समझ रहे हो।
पता नहीं माइग्रेशन मिल ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, माइग्रेशन मैं भी देखता हूँ कहीं मिलता है तो, क्योंकि मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो जाऊंगा लेकिन मिलेगा नहीं। माइग्रेशन कुछ पुल फैक्टर होता है, कुछ पुश फैक्टर होता है माइग्रेशन के लिए, है ना। तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है माइग्रेशन के लिए। और रही बात किसकी, माइग्रेशन जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह क्यों माइग्रेट करोगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वहाँ पे लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जब भी तो माइग्रेट करोगे। ऐसा थोड़ी ना कि मन कर रहा है चलो वहाँ से चलो, है ना। सो हाँ, अगर आपको जानना है माइग्रेशन, बहुत इजी टॉपिक वैसे, इतना हार्ड नहीं है। तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे सॉरी मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा टेक्स्ट पूरा प्रॉपर, ठीक है। अभी दोबारा मैसेज आएगा, भैया हिस्ट्री ऑफ इंडिया का नहीं मिल रहा कहीं यूट्यूब पे, बताओ। अब मुझे